महुआ के मिर्जानगर हाई स्कूल में भवन लगभग 12 वर्षों से लंबित है। स्कूल के अधूरे भवन के निर्माण में लगभग 26 लाख में से मात्र 18 लाख 20 हजार रुपया जो है वो जबकि सरकार का मानक है कि 40 बच्चे पे एक शिक्षक होना चाहिए, तो उस समय वहाँ पे 15 शिक्षक होनी चाहिए। अभी 1 किलोमीटर के अंदर खोलने का विचार नहीं है, इसलिए उक्त विद्यालय यानी बीएसएस कॉलेजिएट में 1 सप्ताह के अंदर शिफ्ट करा दिया जाएगा। धन्यवाद मंत्री। जैसे मुकेश कुमार रोशन। महुआ के मिर्जानगर हाई स्कूल में भवन लगभग 12 वर्षों से लंबित है। स्कूल के अधूरे भवन के निर्माण में लगभग 26 लाख में से मात्र 18 लाख 20 हजार रुपया जो है वो संवेदक को दे दिया गया। आज तक उसके बावजूद भवन में ना तो प्लास्टर हुआ, ना खिड़की लगा, ना रंग रोगन हुआ है। क्या दोषी पदाधिकारी पर माननीय मंत्री महोदय कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, उन्होंने प्रश्न में ही कहा है कि जितना काम हुआ उसका पेमेंट हुआ और बाकी राशि फिर वापस सरकार के खाते में जमा कर दी गई। बाकी बचे हुए काम निर्माण कार्य पूरा करने में विलंब अवश्य हुआ है, लेकिन बचा हुआ काम हम अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करा देंगे। ठीक। श्री विनय कुमार। पूरक पूछिए। पलवारा पंचायत में 12 में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने की जो इसमें उत्तर आया कि 1 किलोमीटर के अंदर है, इसलिए नहीं खोला जाएगा। तो महोदय, जहाँ पे 86 में 12 में जो नामांकन है, उस 12 के माध्यमिक विद्यालय 86 में 12 के सभी बच्चों का, वहाँ पे 580 बच्चे हैं। वहाँ पे शिक्षकों की 9 संख्या है, जबकि सरकार का मानक है कि 40 बच्चे पे एक शिक्षक होना चाहिए, तो उस समय वहाँ पे 15 शिक्षक होनी चाहिए, जबकि 9 है। और हमको ये सरकार से पूरक पूछना है कि क्या अगर उस गांव के जनसंख्या ज्यादा है तो ये मानक 1 किलोमीटर के अंदर भी विद्यालय खोलने पे विचार रखती है या नहीं? क्योंकि आज 4 साल के बच्चे जो हैं नौनिहाल 1 किलोमीटर जाते हैं तो उस समय सड़क दुर्घटनाएं होती है, ये होती है। तो उस गांव में भी विद्यालय खोलने पे मानक में सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? क्योंकि अब 4 साल के बच्चे आपका पूरक का जवाब सुनिए ना। जी पहले बोल दे सर, इसीलिए बोले कि एक तो वहाँ पे संसाधन की कमी है कि जो 40 आपका शिक्षा विभाग का मानक है उसके अनुसार वहाँ तो नहीं तो शिक्षक है, नहीं जगह है, तो इस पे विचार रखती है कि नहीं? तो 12 में भी कैसे विद्यालय खुलेगा, यह सरकार बतलाने की कृपा करें। महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक पूछा है उसके 2 अंश हैं कि एक तो कि 1 किलोमीटर के अंदर में खोलने का विचार रखती है कि नहीं। तो अभी 1 किलोमीटर के अंदर खोलने का विचार नहीं है, इसलिए कि अभी जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत भी जो पूरे देश में जो नीति लागू है और बिहार में भी हम लोग अभी लक्ष्य रखा है कि 5 किलोमीटर पर उच्च विद्यालय, 3 किलोमीटर पर मध्य विद्यालय और 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय अगर नहीं है तो हम लोग नया खोलते हैं। और जहां तक जो ये 12 में खोलना चाह रहे थे और हमने कहा कि वहां के बच्चे 84 में नामांकित हैं जो 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर है, और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर वहां छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है और मानक के हिसाब से वहां और अधिक शिक्षकों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए, तो वो अभी पंचायत चुनाव खत्म होता है, हम लोग 1,00,000-1.25 शिक्षक बहाल कर रहे हैं, उसमें उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई कर देंगे। ठीक। श्री ललित कुमार यादव। महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर है, ये 2 विद्यालय का मात्र हम प्रश्न पूछे हैं। ये सदर प्रखंड के ठकुरनिया अदलपुर, दोनों में इन्होंने स्वीकार किया है कि भूमि उपलब्ध है। एक तो जर्जर भवन है महोदय 14 साल से। हम सवाल है, 2 प्रश्न है महोदय, 2 स्कूल का मात्र है। हम माननीय मंत्री जी को अपने ही क्षेत्र में 100 विद्यालय का नाम गिनाते हैं जो अति पिछड़ा और दलित के बस्ती में है,
और 15 साल से महोदय इन्होंने भवन नहीं बनाया है, और जहां भवन बना हुआ है जर्जर है, और वो दोनों विद्यालय को बोलते हैं कि हम दूसरे जगह से टैग कर दिए हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि 1 किलोमीटर पर हम विद्यालय खोलेंगे, दूसरी तरफ महोदय इनके जवाब में पूरक क्या है? पूरक मैं पूरक ही पूछ रहा हूं। हाँ बोलिए। ये सरकार की नीति कह रही है कि 1 किलोमीटर पर हम खोलेंगे, और ये हम कह रहे हैं कि सैकड़ों विद्यालय का हम अपने क्षेत्र में नाम बताते हैं जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय काकड़घट्टी उर्दू, प्राथमिक विद्यालय राम बरे, मणिगाछी में सोनार टोली बाजूपुर, अनेक सैकड़ों विद्यालय है महोदय। आप बोले तो हम पढ़ दें तो सरकार एक तरफ कहती है 1 किलोमीटर, और जहां भवन बना हुआ है जर्जर है महोदय, जहां भवनहीन है इन्होंने तो सकारात्मक जवाब दिया है कि महोदय हम सकारात्मक जवाब हम भी देखे हैं। अब बताइए, हम पढ़ के आपको सुना दें। महोदय हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन्होंने 5 साल में भवनहीन विद्यालय, आप लास्ट वाला पढ़ दीजिए ना, क्या दिए हैं जवाब? महोदय लास्ट वाला पढ़ दिए, कुछ नहीं है इनका, मिला जिला के 0 है। इन्होंने तो कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। नहीं महोदय, प्राथमिकता ये बता दें कि 10 साल में प्राथमिकता के आधार पर कितने विद्यालय बिहार में निर्माण कराए, बता दें। आपका जवाब तो सकारात्मक दिए हैं। क्या सकारात्मक है? 15 साल से एक विद्यालय नहीं, सरकार कहती है कि हम 1 किलोमीटर पर विद्यालय खोलेंगे। हम कह रहे हैं जहां विद्यालय खुला हुआ है इन्होंने बंद करके दूसरे जगह टैग कर दिया है। हम सैकड़ों विद्यालय अपने यहाँ उदाहरण, और बिहार में लाखों विद्यालय। संक्षिप्त में महोदय मेरा कहना है कि बिहार में जितने भवनहीन विद्यालय और जर्जर भवन है, सरकार समय सीमा बतावे कितने दिन में ये निर्माण करा देंगे। महोदय, सबसे पहली बात तो माननीय सदस्य का जो प्रश्न है इसमें सिर्फ उन्होंने 2 विद्यालयों की चर्चा की, तो अभी तो हम उन्हीं 2 विद्यालयों के बारे में स्थिति आपको बता सकेंगे। अगर आप पूरे बिहार के बारे में जब प्रश्न पूछिएगा तो पूरे बिहार की स्थिति बता देंगे। और अभी इन 2 विद्यालयों में हमने स्वीकार किया है कि भवन की स्थिति अच्छी नहीं है। इन दोनों विद्यालयों में भवन की स्थिति अगले वित्तीय वर्ष में हम अच्छी बना देंगे। ये बोल रहे हैं 2 विद्यालय, हम कह रहे सैकड़ों विद्यालय मेरे विधानसभा में, और राज्य में कम से कम लाखों विद्यालय। आपका दोनों का पहले सरकार का नीति नहीं, सरकार श्रीमती मंजू अग्रवाल बोले। 2 मामले 6 मामले 5 साल में बताए सरकार महोदय, ये अपने कार्यकाल में 4 श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। मैं पूरक पूछना चाहती हूँ हाँ, कि भवन निर्माण बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, हमें वो भवन निर्माण कब कराया जाएगा? समय अवधि बता दें। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उक्त विद्यालय में 8 वर्ग कक्ष का निर्माण स्वीकृत है, जिसके अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। पूरी होते ही अगले वित्तीय वर्ष में ये काम पूरा करा दिया जाए। चलिए, श्री सत्यदेव राम। पूछना नहीं है, पूरक पूछिए। नहीं आया है उत्तर में। नहीं, उत्तर पहले से दिया हुआ है, मेरे पास नहीं आया है। हम इसीलिए कहें कि सभी माननीय सदस्य अपने पीए को थोड़ा प्रशिक्षित करें, और जरूरत पड़ेगा तो मैं प्रशिक्षण भी दिलाऊंगा। प्रशिक्षित है और सर्च किया है, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं गया है। पढ़ दिया जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, माननीय मंत्री। आज आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि सिवान जिला अंतर्गत राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय सिवान स्वीकृत एवं संचालित है। वर्तमान में विधानसभा दरौली क्षेत्र संख्या 107 के दरौली, गुठनी और आंध्र प्रखंड में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड का उपयुक्त खंड 1 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। कब तक विचाराधीन रहेगा? अध्यक्ष महोदय,
अगले वित्तीय वर्ष में भूमि की उपलब्धता में इस पर विचार किया जा सकता है। चलिए, श्री सुदामा प्रसाद सकारात्मक जवाब दिए। तो बता ही तो दिया अगले वित्तीय वर्ष में। उपलब्धता के आधार पर बोले हैं, कब उपलब्ध होगी, आप जब क्या सीमा है, आप जब करा देंगे इनको, वो सीमा बताए, हम उसमें उनको मदद करेंगे। हाँ तो माननीय मंत्री जी देख लीजिएगा। श्री सुदामा प्रसाद आने दीजिए, समय पूछता हूँ। आप पूरक पूछिए। ये अब सुदामा जी का प्रश्न भी सुन लीजिए। आप नहीं चाहते हैं सुदामा जी के प्रश्न का जवाब सुने? चलिए, अच्छा, माननीय मंत्री जी बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिए आप उपलब्ध कराएंगे, दिखवा लेंगे। माननीय मंत्री जी फिर दोहरा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति काम कर रही है और आने वाले समय में बैठ जाइए, सुनिए। आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को निर्देशित किया है कि हम लोग ऐसे ब्लॉक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 50,000 की संख्या में है उनकी, वहां पर हमारी सरकार आवासीय विद्यालय बनाने जा रही है। आप आने वाले समय में देखेंगे कैसे 90 और 100 आवासीय विद्यालय बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या ज्यादा है तभी वो सुरक्षित हुआ है। आप ही सब अब चलिए, अब बनाएंगे। अब तो उनको सुदामा जी की बात को सुने। बोलिए पूरा सुदामा जी। ये के प्रति सुदामा भाव रखते हैं, लेकिन सत्यदेव जी सुदामा जी के प्रति कृष्ण भाव नहीं रखते हैं। तो ये लिखा गया है जवाब में कि पेड़ नहीं कटा इसलिए पैसा लौटा दिया गया। तो हमारा तो प्रश्न है कि माने पूरक क्या है? पूरक यही है कि माने भवन बनेगा कि नहीं बनेगा स्कूल भवन, माने ये इसका जवाब दे मंत्री जी, इसका क्या हल है? हम इसमें चूंकि माननीय सदस्य के क्षेत्र का मामला है, हम इसमें आपका सहयोग भी चाहते हैं कि वहाँ जो कुछ विवाद है पेड़ के कारण, जिसके कारण गांव में भी 2 ग्रुप बन जाता है, जो हमें सूचना दी गई है, आप हमें सहयोग करिए, उस विवाद को सलटा दीजिए, हम निश्चित बनवा देंगे। चलिए, श्री अख्तरुल इमाम उत्तर पूरक पूछिए। नहीं मिल पाया जवाब सर, मुझको जवाब नहीं मिल पाया सर, इसीलिए आप तो इससे डिजिटल से तो जुड़े हुए हैं। हाँ सर, जुड़ा हुआ हूँ सर, नहीं मिल पाया था किसी वजह से। पढ़ दिया जाए माननीय मंत्री जी। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु 6ठे चरण की कार्रवाई चल रही है, जो वर्तमान में पंचायत चुनाव 2021 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण स्थगित कर दी गई है। आचार संहिता समाप्ति के उपरांत नियोजन की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। तत्पश्चात प्रश्नगत विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। सर, हफनिया हाई स्कूल बहुत ही इंटीरियर में है और लगभग 40 किलोमीटर के दरमियान में कोई पुल नहीं है वहां तक जाने के लिए, और महोदय वहां पर 500 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां हैं और सिर्फ 2 शिक्षक हैं। तो मैं माननीय मंत्री से ये कहूंगा कि फौरी तौर पर प्रतिनियुक्त करने का कोई विचार रखते हैं वहां के बच्चों के सुविधा के लिए। और एक सवाल उससे और भी पूछूंगा सर कि शहरी क्षेत्र में जहां आवागमन में आसानी है वहां पर पर्याप्त शिक्षक है, और जहां जो इंटीरियर है, जहां लोगों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, वहां पर शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि क्या सरकार प्रतिनियुक्ति के सिलसिले में भी अपना कोई प्रोग्राम पॉलिसी रखती है? कहीं स्कूल में 8 टीचर है, कहीं 2 टीचर है, क्या? माननीय मंत्री जी। नहीं महोदय, माननीय सदस्य प्रतिनियुक्ति की बात कह रहे हैं, वो तो अस्थायी व्यवस्था होती है, और हमने तो पंचायत चुनाव की बात कही है। 1-2 महीने में यही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी,
फिर चूंकि शिक्षकों की कमी हम खुद मानते हैं, सरकार मानती है, इसीलिए 1.25 लाख शिक्षक और उधर भी लगभग हम लोग 30,000 शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पद खाली हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही हम शेष नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और आपकी बात से हम सहमत हैं कि वहां पद खाली है, वहां निश्चित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति पदस्थापन कर दी जाएगी। श्री विजय कुमार, एक अंतिम पूरा का सर, अंतिम पूरा सर, प्लीज सर, एक अंतिम पूरा का सर। 3 हो गया। चलिए श्री विजय कुमार। ऑनलाइन उत्तर असंतोषजनक है। मैंने शेखपुरा जिला में जहरीली शराब की बिक्री और उसके पीने से गरीब लोगों की मृत्यु के संबंध में प्रश्न किया था, लेकिन इनके उत्तर में पूरे राज्य का एक रटा रटाया सामान्य आंकड़ा दे दिया गया। उदाहरण स्वरूप निप्पू कुमार, पिता गोवर्धन प्रसाद हुसैना। पूरक क्या है आपका? पूरक सीधे पूछे, समय कम है। जी। माननीय सदस्य बार बार आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेखपुरा की मौत हो गई, प्रशासन इस पर लिपा पोती कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की रही है। पूरक पूछिए ना। तो हम आपके माध्यम से चाह रहे हैं जी कि कब तक दोषी पदाधिकारियों एवं शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहां से तो जिला प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त है, उसके अनुसार एक पुलिस पदाधिकारी का इस दौरान 2016 के बाद से जब नीति लागू की गई शराबबंदी की, तो उसका डिसमिसल भी हुआ है और 3 पदाधिकारियों पर अभी विभागीय कार्रवाई चल रही है। उसके अतिरिक्त उसी जिले में मैंने खंड क में लिखा है कि जब से नीति लागू हुई और कानून बना, तब से उस जिले में 8,101 छापामारी की गई, 980 अभियोग दर्ज किए गए, 859 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 149 के विरुद्ध फरार अभियोग तथा कुल 69,032 लीटर चुलाई शराब, 799 लीटर अवैध देशी शराब, मसालेदार देशी शराब 8,046, ये सब आदि बरामद हुए। इसके प्रासंगिक अवधि में कुल 37 वाहन भी जब्त किए गए। उस जिले में कार्रवाई लगातार हो रही है और जो कमी अगर प्रशासनिक तौर पर देखी जा रही है, तो वहां पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी हो रही है। श्री अरुण शंकर प्रसाद, पूरक पूछिए। इसमें उत्तर में बिहार विश्वविद्यालय के कुल के द्वारा बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से विलंब हुआ है। राशि प्रयोगशाला की है और उसके क्रय में विलंब का कारण कोविड-19 को बताया गया है, जबकि कोविड-19 स्वयं स्पष्ट है कि 2019 के दिसंबर में आया है। ये राशि महोदय 2018 की है और 2018 से आज तक वो बैठे हुए थे और 1 करोड़ रूसा की राशि प्रयोगशाला के लिए क्रय के लिए था बच्चों का, और वो बच्चा प्रयोगशाला में बिना उपकरण के काम करते रहा, लेकिन वो खरीद नहीं कर सका। इसलिए मेरा है उसमें प्रश्न है महोदय कि विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी पर कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय? हम जो इसके विलंब के लिए, हालांकि खुद माननीय सदस्य ने कहा है कि ये राशि 2018 की राशि है, फिर इसका प्राक्कलन बनते, अप्रूवल होते 2019 आ गया और उसके बाद फिर कोविड का दौर शुरू हो गया, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य जिम्मेदारी से कह रहे हैं, तो हम इसकी मुख्यालय के अधिकारी से जांच करा लेंगे और अगर कोई दोषी होंगे तो कार्रवाई करेंगे। ठीक से संजय सरावगी। 5 साल पहले +2 का भवन बन के तैयार हो गया अध्यक्ष महोदय, और अभी तक वहां नामांकन प्रारंभ नहीं हुआ है +2 में। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि नामांकन कब से प्रारंभ होगा और जो कोड मिला वो कब मिला, ये मैं जानना चाहता हूं। और अभी तक नामांकन प्रारंभ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसमें कौन है दोषी? और ये कोड मिला तो कब मिला? 15 में भवन बन के तैयार हो गया 1 करोड़ 15 लाख का। माननीय मंत्री, कोड तो महोदय हमने अभी दिया है उनको। ये माननीय सदस्य का कहना सही है कि कोड मिलने में विलंब हुआ है, जिसके कारण नामांकन में भी विलंब हुआ है। कोड मिल गया है, अब जैसे ही बच्चे आएंगे नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बस मेरा एक पूरक है।
5 साल हो गया, पहले हम लोग प्रश्न लगाते थे भवन बन जाए, और लगातार 5 साल तक मैंने प्रयास किया। एक बस समयबद्ध जो है, समयबद्ध कार्रवाई जो है माननीय मंत्री जी, इसमें कब तक कराएंगे कार्रवाई दोषी पर, जरा बताएं। ठीक, हाँ, कोड मिल गया है, अब तो आगे की कार्रवाई में नामांकन होना है, बच्चे आएंगे, नामांकन होगा। प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। माननीय सदस्यगण, अब सुन लीजिए, पहले हमारा प्रस्ताव तो सुन लीजिए। आज माननीय सदस्यगण, आप सबों के सहयोग से या सरकार की सजगता से शिक्षा विभाग का अल्पसूचित 100%, समाज कल्याण विभाग का अल्पसूचित 100%, 100%, परिवहन विभाग का 100% और तारांकित प्रश्नों का जवाब भी सभी विभाग का 100% 100% आया है। बहुत बहुत हमारी शुभकामना और धन्यवाद है। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। अब सुनिएगा तब ना। तो हम सुनते हैं, आप ही बोले। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 30 नवंबर 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री भूदेव चौधरी, श्री रामबली सिंह यादव एवं श्री अजय कुमार, श्री अजीत शर्मा। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधानसभा की प्रक्रिया ताकार संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री कुंदन कुमार, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30 अक्टूबर 2021 की कार्रवाई में मारे गए बेगूसराय जिला के शहीद लेफ्टिनेंट पीडीसी रंजन जी को सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि और निकटतम आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की मांग करता हूं। देखेंगे बाद में। श्री मोहम्मद कामरान, पुलिस व अपराधियों द्वारा मोहम्मद कामरान, आम जन। आप पढ़िए अपना ना, शून्यकाल में समय कम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेना है। नवादा जिले के जले हुए रिप्लेसमेंट ट्रांसफार्मर की किल्लत को देखते हुए नवादा जिला में एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कार्यशाला खोलने की मांग करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान, श्री सूर्यकांत पासवान, शून्यकाल के बाद बैठिए। आज शून्यकाल के बाद बैठिए, आप बैठिए, चलिए आसन पर। सूर्यकांत पासवान, श्री समीर कुमार महासेठ, दिनांक 8/11/21 को अफसर कॉलोनी में गुलशन खातून की हत्या हो गई। अभी तक न अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और न ही वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लिया गया। श्री मिथिलेश कुमार, गरीब परिवार के हत्यारों को पकड़ने परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग करता हूं। श्री मिथिलेश कुमार, आप पीछे मत देखिए, आगे पढ़िए, वो अपने दे देंगे लाइन आपको। दिनांक 13/12/2017 के अनुरूप
बिहार के किसानों को भी ऊर्जा विभाग द्वारा भूमि का प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाए। श्री आलोक कुमार मेहता। बिहटा अंचल के मौजा सिकंदरपुर परियोजना मेगा औद्योगिक पार्क निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन के मुआवजा राशि के भुगतान में भू अर्जन कार्यालय पटना द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया, जिसकी मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आदेश के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित है। मैं जनहित में उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। श्रीमती भागीरथी देवी। अध्यक्ष जी, आज बबनाहा प्रखंड में अपने के भितिहरवा और मंगराहा भितिहरवा से होते हुए नरकटिया गए। ये रोड बन रहा बा, करोड़ों कई करोड़ के रोड हुजूर बन रहा बा, लेकिन जब बीच में बालू बंद रहे तो फिर कहाँ से बालू ले आके रोड माने बनावे के माने शुरू कैले लोग। ये ठेकेदार किसे नहजो सुन रहा जाओ, ठेकेदार जब ठेकेदार से जब पूछा जाता तो ठेकेदार एकदम इतना कड़ुआ जवाब देता रहे कि हम सब कुछ कर चुकल बन जाए। ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष जी, हम मांग कर रहा बानी कि अपने ये कमेटी द्वारा विधानसभा कमेटी द्वारा जांच किया रहा। ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क निर्माण हेतु तिरपैती अंचल में हो रहे भूमि अधिग्रहण में NH 80 से सटे जमीन का मुआवजा वाणिज्यिक दर से देने की सरकार से मांग करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर विधानसभा के नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहड़ पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर 2 के बिहारी यादव पिता बंटी यादव की दिनांक 25 सितंबर 2021 को गंगा की धार में डूबने से मौत हो गई। अतः पीड़ित परिवार को 5 लाख सहायता राशि देने की मांग करता हूं। श्री हरिभूषण ठाकुर। अध्यक्ष जी, मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिस्फी एवं रहिका प्रखंड के कई पंचायतों में जल जमाव के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि में खेती नहीं होती है। वहां किसानों के लिए जल जमाव बहुत बड़ी समस्या है, सरकार इससे निजात दिलावे। श्री मनोज कुमार यादव। में स्टेडियम निर्माण कार्य कराने की मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह। सरकार से उनकी संपत्ति की जांच कराने व खनन विभाग से तत्काल हटाने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। अब ये पढ़ लिए बैठ जाइए दूसरे का। नहीं, ये गलत है, नहीं कोई बात नहीं जाएगी संज्ञान में। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, बिहार में महंगाई व लागत के अनुसार गन्ना मूल्य 400 रुपये हो, किसानों से जबरदस्ती घाटे वाली नील की खेती की तरफ बाढ़ व अधिक बरसात से नष्ट होने वाले गन्ना प्रभेदों CO 0238, CO 0118 की रोपाई कराने पर रोक लगे। माननीय सदस्य, आसन की अनुमति के बिना बोलने से आपकी विशेष पहचान नहीं बनती है। माननीय दूसरे सदस्य की भी चिंता करें, जैसे आप अपना बात रखे दूसरा भी रख रहा तो सुने। श्री प्रणव कुमार। विषय आ गया। अरे आप बोल दिए, विषय आ गया, उस पढ़ने का मौका मिल गया। बोलिए प्रणव कुमार। अध्यक्ष महोदय, आप पढ़िए अपनी बात। मुंगेर के ऐतिहासिक किला जो मुंगेर की पहचान है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तथा खंडित होने के कगार पे है। अतः सरकार से मुंगेर के ऐतिहासिक किला के जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं। डॉक्टर सत्येंद्र यादव। विद्यालय में विधि की पढ़ाई को पुनः आरंभ करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। चलिए धन्यवाद। 21 शब्द में है। श्री अजय कुमार।
अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तथा स्वास्थ्य समिति से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवक के रूप में नियुक्ति करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री सुधाकर सिंह। के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत ग्राम मचकिया में पुल के अधूरे निर्माण से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। सरकार वर्षों से लंबित अधूरा पुल निर्माण कराकर पूरा करावे। श्री वीरेंद्र कुमार। जिला अंतर्गत रोसड़ा नगर परिषद के सफाई कर्मी राम सेवक राम की मृत्यु की जांच अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से कराया जाए। धन्यवाद। 1800 श्री भरत बिंद। श्री भरत बिंद। कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के सवारगढ़ एवं चेनारी प्रखंड के गांव के बीच लांझी के बीच दुर्गावती नदी पर पुल नहीं रहने के कारण दोनों प्रखंड के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। सरकार से मांग की जाती है कि जल्द से जल्द पुल निर्माण। श्री पंकज कुमार मिश्र। अंतर्गत शीतल केंद्र सीतामढ़ी के कैंपस में 30 साल पुराना सागवान एवं शीशम का लगभग 150 पेड़ बिना विभाग की अनुमति के पदाधिकारी द्वारा कटा दिया गया। मैं उक्त दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधानसभा अंतर्गत ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला परिसर मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, रोशनी, मोबाइल नेटवर्क, यात्री विश्राम गृह आदि से वंचित है, जिसके चलते पर्यटकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः रोहतासगढ़ किला परिसर में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार से मांग करता हूं। सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली को 2014 से लटका कर रखा गया है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद काउंसलिंग नहीं की जा रही है। सफल अभ्यर्थी अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। बीएसएससी 2014 के लिए अविलंब काउंसलिंग की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। घरों का पानी सड़क पर गिरने के कारण गांव से होकर गुजरने वाली ग्रामीण सड़कें जल्दी ही खराब हो जाती है। ग्रामीण सड़क निर्माण के क्रम में गांव के बीच पीसीसी ढलाई एवं दोनों तरफ नाली निर्माण प्रावधान की मांग सरकार से करता हूं। अरुण सिंह। माननीय उच्च न्यायालय पटना CWG नंबर 5887/2016 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/6/2019 के आलोक में प्रखंड सुजपुरा, रोहतास, धवई आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 47 पर सीता देवी को संचालन हेतु नियुक्त किया जाए। श्री सत्यदेव राम। सिवान जिला अंतर्गत दरौली विधानसभा जो जिले से 40 किलोमीटर दूर यूपी बॉर्डर पर है, पंचायत स्तर पर +2 होने से काफी संख्या में छात्र छात्राएं पास करते हैं, मगर डिग्री कॉलेज नहीं होने से पढ़ाई छूट जाती है। अतः मैं डिग्री कॉलेज की स्वीकृति की मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, राज्य में बीपीएसएम के तहत 3 पदों में आईटी मैनेजर एवं कार्यपालक सहायक की सेवा अवधि 5 वर्ष पश्चात 2 पदों को लाभ देकर मानदेय बढ़ाया गया, परंतु आईटी सहायकों का नहीं। शासी परिषद की 24वीं बैठक के निर्णयानुसार बेल्टॉन के पत्रांक MP 834/19 के अनुरूप आईटी सहायकों के मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूं। श्री राकेश कुमार रोशन। अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला अंतर्गत इस्लामपुर प्रखंड में बहने वाली जलवार नदी में चुल्लन बीघा के समीप छिलका का निर्माण और छिलका से पूर्व और पश्चिम में पैन की खुदवाई करवाने हेतु जनहित में सरकार से मांग करता हूं, जिससे कि उस इलाका के लगभग 1000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सके। श्री विनय कुमार।
किलोमीटर जाने वाली सड़क विगत 1 वर्ष के अंदर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि से जीर्णोद्धार कराया गया, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है। मैं उच्च स्तरीय जांच कमेटी से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं, संवेदक हो या पदाधिकारी। श्री मनोज मंजिल। कोइलवर भोजपुर स्थित प्रतिष्ठित तारामणि भगवान साव +2 विद्यालय को सरकार तोड़कर रोड बना दी है, जिसके कारण सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई 3 साल से बाधित है। अविलंब नए वर्ग भवन निर्माण करने की मांग रखता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। वर्तमान पंचायत चुनाव एवं आने वाले निकाय चुनाव में स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों कर्मचारियों के साठगांठ से एक खास वर्ग के विदेशी नागरिकों का मतदान सूची में नाम जोड़कर चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं। मतदाता सूची से ऐसे नामों को विलोपित करने एवं दोषी पर कार्रवाई की मांग सदन से करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। अररिया जिला में डीएपी एवं अन्य खाद की कमी के कारण मक्का की बुआई प्रभावित हो रही है और खाद की कालाबाजारी हो रही है। फलस्वरूप किसान ऊंचे दाम पर खाद खरीदने को विवश हैं। सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराकर किसानों की समस्याओं को दूर करें। श्री राम विश्वम सिंह। निर्माण कराया। धन्यवाद। 14 शब्द के श्री भूदेव चौधरी। अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत धुरैया प्रखंड के ग्राम जोगडिया ग्रामीण पथ काफी जर्जर है। आजादी के बाद कभी मरम्मती नहीं होना, वाहनों का परिचालन नहीं होना, तो राहगीरों को पैदल चलने में हो रही और सुविधा की वजह से उक्त सड़क को जनहित में प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निर्माण कराया जाए। श्री मुकेश कुमार यादव। खासकर बाजपट्टी, नानपुर, बोखड़ा में कहीं खाद बीज नहीं है। किसान परेशान है, फलस्वरूप बुआई का समय निकलता जा रहा है। जनहित में सरकार से अविलंब खाद बीज आपूर्ति कराने की मांग करता हूँ। श्री इजराइल मंसूरी। उढ़नी सीवान तक का सड़क काफी जर्जर स्थिति में है, यथाशीघ्र बनवाई जाए। श्री निरंजन राय। जिला अंतर्गत गायघाट प्रखंड के भटगामा मधुरपट्टी घाट, लदौर के रजुआ टोला घाट एवं बेनीबाद मार्केट के बागमती नदी के ऊपर पक्का पुल नहीं रहने से सालों भर आम नागरिकों को दुर्घटना से बचाव हेतु उक्त स्थलों पर जनहित में अविलंब आरसीसी पुल का निर्माण कराया जाए। श्री अरुण शंकर प्रसाद। में 19/11/21 को पूर्णिमा स्नान के क्रम में पिंटू कुमार एवं प्रशांत कुमार पिठवा टोल की मृत्यु डूबने से हुई है। पुलिस एवं प्रशासनिक विफलता से घटना घटी। जांचोपरांत समुचित कार्रवाई एवं मृतक के आश्रित को मुआवजा देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, विगत 10 वर्षों से संगीत विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण हजारों शिक्षक संगीत के छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। छात्र छात्राओं की समस्या को देखते हुए संगीत विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की कृपा करें। श्री गोपाल रविदास। पंचायत परसा फुलवाड़ी शरीफ में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग करता हूं। चलिए धन्यवाद। 11 से अमरजीत कुशवाहा। हूं। अब ध्यान आकर्षण की सूचनाएं ली जाएगी। ठीक है, आप पढ़ दीजिए। 1 मिनट। बिहार में 1 मिनट सत्यदेव जी। ध्यान आकर्षण सूचना के बाद समय शेष रहेगा तो शेष को भी पढ़वा देंगे। चलिए।
अभी पढ़े ना। बिहार में पुलिस व अपराधियों द्वारा आम जनता और खासकर वंचित समुदाय के लोगों के ऊपर बर्बर हमले और हत्याएं आम बात हो गई है। समस्तीपुर में हाजत में सफाई कर्मी राम सेवक राम, अररिया में महादलित चंदेश्वरी ऋषिदेव, सुपौल में भूमि आंदोलन के नेता जोगेंद्र पासवान और मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या सहित पूरे राज्य में ऐसे मामले में आबाद बढ़ोतरी हुई है। समस्तीपुर में नगर परिषद में कार्यरत मृतक राम सेवक राम सहित सफाई कर्मचारियों ने अपने 4 महीने के वेतन और पिछले 10 महीनों से पीएफ जमा नहीं होने के खिलाफ 29 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव अधिकारी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। 31 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव के कहने पर पुलिस राम सेवक राम को उठाकर एग्जीक्यूटिव के चेंबर में ले गई और वहां उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। पिटाई के कारण राम सेवक राम की स्थिति बिगड़ती गई। 3 नवंबर को उन्हें पीएमसीएच पटना लाया गया, लेकिन 5 नवंबर को उनका निधन हो गया। पोस्टमार्टम के बाद उनके मृत शरीर को एम्बुलेंस में डालकर पुलिस की गाड़ी के साथ रोसड़ा भेजा गया और पुलिस जबरदस्ती उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद पुलिसिया दमन का एक और चक्र, जहां पीड़ित पक्ष के 3 महिलाओं और 4 पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 400 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। इस पुलिसिया दमन और क्रूरता से रोसड़ा के सफाई कर्मचारियों और दलित समुदाय के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है और लोग सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि आज तक एसपी, डीएसपी, स्थानीय थाना प्रभारी और कार्यपालक अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः इस अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस कराने की मांग करता हूं महोदय। माननीय सदस्य सुदामा प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें। महत्वपूर्ण सवाल। अब देखें, आपकी विषय को रख लिए, अब थोड़ा सुदामा जी ध्यान आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िए, आप पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए बैठ जाइए। अब बिहार सरकार ने आपने सुदामा जी से क्यों इतना आप देखिए, पढ़िए सुदामा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने, आप पढ़ते रहिए। बिहार सरकार ने 15 फरवरी 2022 तक 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि किसानों ने 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की रिकॉर्ड पैदावार की है। अभी कटनी शुरू हुई है और धान में नमी की मात्रा लगभग 22% है, जबकि केंद्र सरकार ने धान खरीद में 19% की अनिवार्यता तय की है। 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसानों का लगभग 2,500 रुपए खर्च होता है, जबकि केंद्र सरकार ने 1940 और 1960 रुपए धान का समर्थन मूल्य तय किया है। 80% खेती बटाईदार किसान करते हैं, लेकिन पुनः इस साल बटाईदारों से धान खरीद के लिए जमीन का खाता खेसरा मांगने की शर्त से धान नहीं खरीदने की मंशा जाहिर होती है, क्योंकि कोई भी भूस्वामी अपनी जमीन का खाता खेसरा नहीं देते हैं। अतः लोकहित में धान खरीद में नमी और खाता खेसरा की अनिवार्यता समाप्त करने, धान का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल करने, राज्य सरकार द्वारा धान खरीद पर प्रति क्विंटल 1,000 रुपए बोनस देने तथा धान खरीद का समय 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर किसानों के संपूर्ण धान खरीदने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। स्थानांतरित है अध्यक्ष महोदय। जवाब गया होगा। अध्यक्ष महोदय, विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में
राज्य के किसानों से धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम 1 नवंबर 2021 से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया है तथा धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य सांकेतिक है, इसलिए किसानों के द्वारा क्रय केंद्रों पर रैयती एवं गैर रैयती किसानों के लिए निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति करा सकते हैं, जो इस क्षेत्र के वास्तविक उत्पादन से अधिक न हो। किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम नमी की मात्रा तथा अन्य निर्दिष्टियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसका अनुपालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान में नमी की अधिकतम मात्रा 17% निर्धारित की गई है। कृषि लागत मूल्य एवं अन्य लागत खर्च के अवलोकन उपरांत भारत सरकार के द्वारा क्रमशः खरीफ एवं रबी विपणन मौसमों में उत्पादित खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर परिचारित किया जाता है। इसी क्रम में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए भारत सरकार के द्वारा धान साधारण का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर सूचित किया गया है। विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा समय समय पर नीति का निर्धारण किया जाता है। राज्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतिगत निर्णय का अनुपालन किए जाने की बाध्यता होती है। भारत सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु अधिप्राप्ति पोर्टल में न्यूनतम अर्हताओं को शामिल कर केंद्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल से जोड़ने की अनिवार्य बाध्यता की शर्त रखी गई थी, जिसके अनुपालन में किसानों की भूमि से संबंधित आंकड़े राजस्व विभाग के पोर्टल से प्राप्त कर अधिप्राप्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। गैर रैयत किसानों के लिए खाता खेसरा संबंधित आंकड़ों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में राज्य के किसानों को आपात बिक्री की स्थिति से बचाने तथा बिचौलिए एवं व्यापारियों का अधिप्राप्ति कार्यक्रम में सहभागिता न हो, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम 1 नवंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। जहां तक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रश्न है, यह भारत सरकार के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आता है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कल तक पूरे बिहार में मेरी जानकारी के अनुसार 1,12,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। तो जो 17% नमी की अनिवार्यता है, वे माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि किस जिले में, मैं तो समझता हूं कि ये जो फर्जी धान खरीद हुई है, पहले के धान को इधर खरीद किया गया है, अभी 20% से ऊपर नमी है धान में। तो ये मंत्री जी बताएं कि 1,12,000 मीट्रिक टन जो धान की खरीद हुई है, किस जिले में कितने धान की खरीद हुई है और उसमें नमी की मात्रा क्या है। दूसरा मेरा पूरक कि ये जो बोल रही है कि बटाईदार का ये खाता खेसरा का नहीं है, लेकिन इलाके से सब जगह लोग कह रहे हैं कि खाता खेसरा मांगा जा रहा है, बिना इसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है गैर रैयत किसानों का। तो क्या ये कोई निर्देश जारी करेंगी अपने माने जो अधिकारी है? अभी किसानों से नमी के आधार पर नहीं लिया जा रहा। पूरक ये है कि मंत्री जी बताएं कि जो 2006 में भंग बाजार समितियां हैं, क्या सरकार उनको बहाल करने का फिर से विचार रखती है? और चौथा है कि एमएसपी का जो कानून है, बैठ जाइए, तीन हो गया। अच्छा चलिए बैठिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अभी कल तक का जो रिपोर्ट है 1,16,611 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है।
अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जिला वाइज आंकड़ा भिजवा दूंगी। और जहां तक पोर्टल पर गैर रैयत किसानों का जो उसमें अंकित किया जाता है धान जमीन का उस खाता केसरा, वो अनिवार्यता खत्म कर दी गई है अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम होना चाहिए। और मैं आप सुन लीजिए, पहले माननीय मंत्री का जवाब सुनिए। महबूब जी, आप पुराने सदस्य हैं, आप बैठ जाइए। अभी आप सुनिएगा, जवाब सुन लीजिए पहले। धैर्य रखिए, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जो गैर रैयत किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, उनका जो है पोर्टल पर जो खाता खेसरा अंकित करना था वो समाप्त कर दी गई है, ऑप्शनल है। यदि किन्हीं किसान के पास, गैर रैयत किसान के पास यदि है खाता खेसरा तो वो अंकित कर सकते हैं। यदि कहीं किसानों को यदि ये भ्रम है तो मैं फिर से सभी जिला में जो पैक्स है या व्यापार मंडल है वहां तक संवाद अपने पदाधिकारी के माध्यम से भिजवा दूंगा। और जिला वाइज चूंकि रोज आंकड़ा आता है, मैं माननीय सदस्य को आज ही भिजवा दूंगी। और जहां तक बाजार समिति का मामला है, बाजार समिति का तो खत्म कर दिया गया है, पैक्सों के माध्यम से और व्यापार मंडल के माध्यम से ये धान की अधिप्राप्ति की जाती है। इसमें कहीं भी किसी भी तरह का किसान को दिक्कत नहीं है। इस बार तो आप किसानों के लिए बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश के आलोक में विभाग ने निर्णय लिया कि हम लोग किन्हीं न किन्हीं कारणवश से दिसंबर में ये अधिप्राप्ति शुरू कर पाते थे, जो कि शाहाबाद के इलाके में दिसंबर में कटाई होती है। लेकिन कुछ इलाके हैं कि उस इलाके में लास्ट अक्टूबर माह में धान की कटनी हो जाती है, तो हम लोगों ने 1 नवंबर से और फिर 10 नवंबर से फिर 15 नवंबर से पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से अधिप्राप्ति की शुरुआत की है, ताकि जो हमारे छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, किसानों को बिचौलिए के माध्यम से औने पौने भाव में धान की बिक्री ना करना पड़े। ये सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार व्यवस्था किसानों के हित में निर्णय ली है। ठीक है, आप अरे महबूब जी बैठ जाइए सभी लोग। अरे पूरा प्रश्न मेरा। अरे महबूब जी पहले उठे हैं, बैठ जाइए। क्यों इतना आप लोग बैठे? सुदामा जी आपका हो गया 3, अब आप बैठ जाइए। सुदामा जी बैठ जाइए, लीजिए आप महबूब। थोड़ा एक चीज ध्यान रखिए माननीय सदस्य, एक तो महबूब जी नेता भी हैं, तो थोड़ा आप इनका भी तो इस तरह का सम्मान करिए। मेरा ये कहना है महोदय इस वक्त। लेकिन आप सुन लीजिए महबूब साहब, आपका साइन नहीं है। लेकिन फिर भी सुना जाए महोदय। अब मैं कुछ कहना चाहता, इसलिए आपका साइन नहीं है, इसीलिए हमने आपको, तो इसलिए आप बैठ जाइए। अब बैठने अजय जी को बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये 1 नवंबर से धान की खरीद की बात जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया है, हम समझते हैं कि ये सत्य से परे है। इसीलिए कि हम लोग गांव में रहते हैं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, कहीं भी पैक्स के माध्यम से धान की खरीद समस्तीपुर जिले में तो कम से कम नहीं शुरू हुई है। तो जब शुरू नहीं हुई है तो धान के बारे में जो 1 लाख से ज्यादा के बारे में टन जो बताया गया कि खरीद हो चुकी है, वो किससे खरीदा गया है? वो तो डिटेल ये बात नहीं, मेरा गंभीर मामला है। मामला ये गंभीर है। किसान, 1 मिनट, किसान का धान नहीं खरीद हो रहा है और किसान का धान समय पर नहीं खरीद होगा। आज किसान 900 रुपया क्विंटल, 1000 रुपया क्विंटल बेचने को मजबूर है। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जो है 1 नवंबर से जो आपने घोषणा किया खरीद हो रही है, तो आप जांच कीजिए। जो पैक्स नहीं खरीद रहा है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा कि नहीं? ठीक है भाई वीरेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है, तब आपको बुलाएंगे। मंत्री जी एक बार सुन लीजिए सबका। आपके माध्यम से सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि धान अधिप्राप्ति का समय सीमा जो निर्धारण किया गया है, वो समय सीमा 15 फरवरी तक है और लोगों का, किसानों का धान जो है जनवरी के बाद धान कटती है खेतों से। तो अधिप्राप्ति का हम चाहते हैं कि सरकार
15 मार्च तक अधिप्राप्ति का ये समय रखे। और दूसरा एक है जो बटाईदार है और बटाईदार से खाता खेसरा मंगा जाता है, उसकी पत्र निकलवा दे, कहने से नहीं होगा, सरकार का एक पत्र निकल जाए कि खाता खेसरा उन लोगों से, बटाईदारों से नहीं मांगा जाए और धान अधिप्राप्ति कराया जाए। हाँ बोलिए। केंद्र सरकार ने जो देश भर में मंडियों को खत्म करने का कानून था उसको वापस ले लिया है और पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मंडियों को खत्म करने का कानून अभी तक चल रहा है। तो क्या सरकार बिहार के अंदर भी एपीएमसी एक्ट को खत्म करके मंडियों को पुनर्बहाल करना चाहती है? महोदय, धान की खरीदारी में जो अनियमितता है, एक सेकंड महोदय, वो इस कदर है, एक केंद्रीय मंत्रालय का रिपोर्ट है, कृषि मंत्रालय का, इसके मुताबिक पिछले साल देश के 43,35,000 पूछिए पूरा के महोदय, बस एक लाइन है महोदय, 43,35,972 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री का फायदा मिला, जिसमें से बिहार के सिर्फ 1,002 किसान शामिल थे। बिहार में पैक्स फेलोर हो चुका है, अरबा उसिना के नाम पर, नमी के नाम पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, इसलिए मंडियों को पुनर्बहाल करने का विचार क्या बिहार की सरकार भी केंद्र सरकार के तहत चलते हुए करना चाहती है? जवाब इसका दिया जाए। बोलिए, आप बोलिए पहले ना। आप महोदय, सवाल तो हो रहा है, जवाब उचित नहीं मिल रहा है। सुदामा जी हैं मेरे लिए, वो तो बोल दिया, आप अपना बोलिए। लेकिन उन्होंने सवाल जो किया माननीय मंत्री जी से कि 1 लाख कुछ हजार मेट्रिक टन धान बिका, खरीद हुई, अधिप्राप्ति हुई, तो उसमें नमी कितना था और किस जिले में कितना खरीदा गया, इस सवाल को दबा दिया गया। ठीक, ये तो जवाब दे ही दिए सुदामा जी का। आपका क्या पूरक है? वही पूरक है आपका पूरा। ठीक, सवाल का जवाब नहीं मिला। मंत्री जी, अब ने तो सवाल किया। मंत्री जी अब सुन लीजिए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, अभी पूरक प्रश्न करके माननीय सदस्य अजय जी ने कहा कि समस्तीपुर जिला में खरीद नहीं हो रही है, 1 नवंबर से शुरू हुआ। हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से जिस जिले में धान की कटनी पहले होती है वहां के लिए किया गया था। पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल में धान की कटनी लास्ट अक्टूबर में होती है, इसलिए 2 प्रमंडल में 1 नवंबर से शुरू किया गया। फिर 10 नवंबर को तिरहुत प्रमंडल, मगध और सारण प्रमंडल में किया गया। फिर 15 नवंबर से पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति की चरणबद्ध तरीके से अधिप्राप्ति के लिए तिथि निर्धारित की गई। तो हमने ये कहा कि 1 नवंबर से समस्तीपुर या अन्य जिले के लिए है। और दूसरी बात की अभी भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि सभी जगह पत्र चला जाना चाहिए, ये तो पोर्टल पर ही लोड करेंगे। कृषि विभाग का पोर्टल है, जो किसान धान बेचेंगे उनको पोर्टल पर लोड करना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार का ही गाइडलाइन है। तो पोर्टल पर लोड करने के समय ही उसमें ऑप्शनल रहता है। यदि आपके पास जो गैर रैयत किसान है, बटाईदार किसान है, उनके पास यदि खाता खेसरा है तो वो दे सकते हैं, यदि नहीं है तो उसमें ऑप्शनल है, उसमें अनिवार्यता नहीं है। ये तो खत्म कर दी गई है। दूसरी बात कि आपके द्वारा हुआ कि सब जगह पत्र चला जाना, तो ये मैं सभी जगह भिजवा दूंगी विशेष रूप से आपके ये पर। और फिर जो समय सीमा बढ़ाने की बात है या नमी की मात्रा जो है, ये भारत सरकार तय करती है। लक्ष्य भी भारत सरकार तय करती है, नमी की मात्रा भी भारत सरकार तय करती है। हाँ, समय समय पर हम लोगों की यदि अधिप्राप्ति, किसानों की संख्या अधिक होती है बेचने वाले की, तो हम लोग इसका समय समय पर लक्ष्य बढ़ाने का भी अनुरोध करते हैं भारत सरकार से। और नमी का भी हम लोगों ने अभी भारत सरकार ने इस विभाग ने, फूड विभाग ने, भारत सरकार ने जो नमी की मात्रा और कम कर दी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागीय मंत्री पीयूष गोयल जी से बात की, हमने पत्राचार की, तो फिर अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों ने बात की, तो फिर 17% इसको रखा गया। तो ये भारत सरकार तय करती है। और जहां तक अभी एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि जो है व्यापार ये बाजार समिति को बहाल किया जाए,
ये तो बाजार समिति तो समाप्त हो चुका है, ये हमारे विभाग से भी संबंधित नहीं है, ये कृषि विभाग से संबंधित है। और नमी की मात्रा के विषय में सुदामा जी ने कहा नमी की मात्रा भारत सरकार तय करती है, तो उनके गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग ये अधिप्राप्ति करते हैं। चलिए, माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा अपनी सूचना को पढ़ें। ठीक है, 17% नमी पर 17%। मोकामा टाल क्षेत्र दलहन उत्पादक क्षेत्र है। बाढ़ तथा बरसात का पानी इस क्षेत्र में जमा होने के बाद 3-4 वर्ष पहले तक रबी बुआई के पूर्व निकल जाता था, लेकिन इस टाल क्षेत्र में गाद जमा होने के कारण पिछले 3-4 वर्षों से रबी फसल की बुआई के पूर्व पानी नहीं निकलने के कारण लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन में दलहन की बुआई नहीं हो पा रही है, जिससे इस क्षेत्र के हजारों लघु तथा सीमांत किसानों और उसके परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है और उनके आजीविका का संकट उत्पन्न हो रहा है। टाल क्षेत्र में जल निकासी के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सही नीति नहीं रहने के कारण समस्या ज्यों की त्यों बनी रह गई है। अतः लोकहित में बढ़ैया मोकामा टाल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जमा होने वाले बाढ़ और बरसात के पानी को रबी फसल के बुआई के पूर्व हाथीदह के समीप गंगा नदी में निकालने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोकामा बरहिया टाल क्षेत्र सहित संपूर्ण टाल क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 1,06,200 हेक्टेयर में मानसून अवधि में वर्षा का पानी दक्षिण बिहार के नदियों का जल एवं गंगा नदी के बाढ़ का पानी जो बैक वाटर टाल क्षेत्र में भर जाता है। टाल क्षेत्र के जल की निकासी हेतु एकमात्र मार्ग हरोहर नदी है। मानसून के बाद गंगा के जलस्तर में कमी होने पर टाल का पानी हरोहर नदी के माध्यम से क्यूल नदी होते हुए गंगा में जाता है। टाल से पानी शीघ्र निकालने हेतु हरोहर नदी एवं क्यूल नदी के संगम पर प्रत्येक वर्ष ड्रेजिंग कराया जाता है। बरसात के दिनों में गंगा नदी के बाढ़ का पानी एवं दक्षिण पश्चिमी से आने वाली नदियों के पानी से टाल क्षेत्र सामान्यतः डूबा रहता है। इस कारण टाल क्षेत्र के अधिकांश भूभाग में खरीफ की खेती नहीं हो पाती है, परंतु रबी के बुआई के पूर्व 100 समय जल निकासी हो जाने के पश्चात टाल क्षेत्र में चना, मसूर, मटर, अरहर इत्यादि दलहनों की अच्छी पैदावार होती है। टाल क्षेत्र में गंगा के बैक वाटर को प्रवेश से रोकने, जल प्रवाह को नियंत्रित करने एवं बेहतर जल प्रबंधन के लिए बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत 188.50 अदद पैनों का तल सफाई कार्य के साथ 225 अदद कलवर्ट का निर्माण कार्य पटना जिला अंतर्गत बाढ़ सरमेरा रोड, पूरन बिघा कोंदी से घोसवरी होते हुए हरोहर नदी के बाएं किनारे बलगुदर घाट तक बांध एवं एंटी फ्लड स्लुइस का निर्माण। छठा अशोक धाम जो लखीसराय जिला से होते हुए सरमेरा तक बांध का निर्माण कार्य, साथ में उसके ऊपर सड़क निर्माण कार्य। उपरोक्त निर्माण कार्यों से टाल क्षेत्र में नियंत्रित रूप से ही इसमें जल प्रवेश होगा और जल निकासी भी शीघ्रता से हो सकेगी। इस वर्ष हरोहर और क्यूल नदी के मुहाने पर गाद हटाने हेतु बाढ़ अवधि के बाद लगातार ड्रेजिंग कराने के कारण टाल क्षेत्र के अधिकांश भूभाग से जल की निकासी हो चुकी है। कुछ गहरे भूभाग में आंशिक रूप से जल जमाव है, जिसका उपयोग कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु किया जाता है। वर्ष 1972 से वर्ष 2017 तक 40 वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 15 अक्टूबर तक सामान्यतः गंगा नदी का जलस्तर टाल क्षेत्र के न्यूनतम बेड लेवल से भी अधिक पाया गया। वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर हाथीदह गेज स्थल पर 36.69 मीटर है तथा टाल क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों से जल की निकासी हो चुकी है। उक्त क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं तथा
रेलवे लाइन, एनएच, निर्माणाधीन गंगा सेतु एवं घनी आबादी के कारण हथीदा के पास से टाल का पानी चैनल बनाकर निकालना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है। विभाग का मानना है कि ये गंगा नदी का बैक वाटर दोबारा चला जाएगा वहां पर, लेकिन ये जो स्कीम हम लोगों ने, ये मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली इसमें जो मुकामा टाल का ये था उसको मॉनिटर किया। वहां के कृषक समितियों से, किसानों से लगातार 3 साल तक बात होता रहा और उनके भी जो सुझाव आए उसके बैकग्राउंड में फिर ये स्कीम बनाया गया और लगभग ये टेंडर भी फाइनल हो गया, जल्दी काम इसमें शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बड़े विस्तार से माननीय मंत्री जी ने क्या सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि मोकामा बढ़िया टाल क्षेत्र में 4 साल से बुआई नहीं हो रही। यह बात सरकार के संज्ञान में कब आई और ये 4 साल तक जो किसानों, जो 4 साल तक बुआई नहीं रहने के कारण किसानों द्वारा जो क्षति हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के विषय में क्या कुछ पॉजिटिव विचार सरकार रखती है? कुछ उसको, उसके लिए कोई कार्यक्रम बनाई है कि उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए? और हवाई सर्वेक्षण करा के जो योजना आपने बताया है, इस विषय पर मुझे यह कहना है कि यह मामला मोकामा बढ़िया टाल क्षेत्र का तो है ही, लेकिन इस तरह के जल जमाव से ग्रस्त राज्य में लाखों हेक्टेयर जमीन है। मोकामा बढ़िया टाल क्षेत्र सहित सभी जल जमाव ग्रस्त कृषि भूमि को जल जमाव से मुक्त करने हेतु सरकार क्या कोई विशेष समिति का गठन करेगी ताकि मोकामा बढ़िया टाल सहित अन्य जल जमाव क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन कर और जल्दी से जल्दी, 4-5 साल हो गया, अभी कितना समय, कोई समय सीमा निर्धारित करेगी कि कब तक ये कठिनाई दूर हो पाएगी? माननीय मंत्री। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि ये 3 साल तक लोगों से कंसल्टेशन होता रहा वहीं पर और ये स्कीम सैंक्शन हो गया है 2020 में, टेंडर हो गया है, इस पर काम शुरू हो जाएगा और हम लोग को लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी खुद ही मॉनिटर करते रहे हैं, हम लोग जानते हैं और ये समय अब ये पूरा हो जाएगा। और एक मैं बलगुदर घाट का बताया, उसका बचा हुआ, उन्होंने जो उठाए पूरा प्रश्न कि जो क्षति हुआ 3-4 साल से बुआई नहीं हो रही है, तो ये क्षति तो अब आप जल संसाधन से ये तो नहीं है और आपदा से अगर उसका कुछ माननीय मंत्री जी। हाँ बोलिए। मैं माननीय मंत्री जी को टाल क्षेत्र से जल जमाव की समस्या निकालने के लिए जो सरकार ने 1178 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, तो सकारात्मक जवाब आया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन कुछ एक चीजें जोड़ना चाहता हूं। हमारा राज्य और देश दोनों कृषि प्रधान राज्य है, तो एक प्रश्न जो है कि किसानों को 3-4 वर्षों से बुआई नहीं हुई तो मुआवजा का एक विषय है। दूसरा, एक समय सीमा अगर मंत्री जी बता रहे हैं टेंडर के प्रोसेस में है, तो चूंकि किसानों से जुड़ा मामला है, देश में खेती के योग्य जमीन कम पड़ रही है, आवासीय भूमि कम पड़ रही है और टाल क्षेत्र के लिए एक फसली उत्पादन वाला इलाका है। टाल का क्षेत्र केवल दलहन फसल उत्पादन होता है और 3-4 वर्षों से उत्पादन नहीं है, तो किसानों को मुआवजा और समय सीमा मैं उसके साथ जोड़ता हूं कि कब तक हो जाएगा, तो किसान भाइयों को जवाब देना सरल हो जाएगा और सरकार यथाशीघ्र अगर पूरा करेगी तो इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देंगे। मंत्री बिल्कुल, मैंने अध्यक्ष महोदय बताया कि 6 जो योजना है, 5 का टेंडर फाइनल हो करके वर्क अलॉट हो गया और एक फाइनल होने की स्थिति में है, तो 100 समय ये काम पूरा कर लिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस स्कीम के लागू होने के बाद सरकार ने कोई लक्ष्य रखा है कब तक इसको, नहीं, जो भी उसका समय होगा 18 महीना या 22 महीना, जो भी उसका टाइम फ्रेम होगा। अभी तो टेंडर फाइनल हो करके 6 में 5 अलॉट हो गया, 6 काम में। एक काम का टेंडर शायद दोबारा करना पड़ रहा है, तो वो भी जल्दी ही फाइनल हो जाएगा, माननीय मंत्री पूरा हो जाएगा। हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं और मैं खुद वहां का प्रतिनिधि हूं और सारे लोग इस गंभीरता से अवगत कराते हैं। समस्या अत्यंत गंभीर है। जल के निस्सरण नहीं होने के कारण हजारों लघु सीमांत किसानों की सामने जो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये 4था वर्ष है। एकमात्र फसल उपजता है जिस पर उसकी निर्भरता है।
आपका जिस बालगुद्दर की चर्चा की है वो 4 साल पहले शुरू हुआ, उसको 2 साल पहले पूरा होना था, लेकिन 4 साल में भी पूरा नहीं हुआ। कारण क्या रहा, ये समीक्षा की जरूरत है। जल संसाधन विभाग एक ठोस कार्य योजना बनाकर बड़हिया मोकामा टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करने का शीघ्र व्यवस्था करे और बिहार विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को यह विषय सौंपा जाता है। समिति इस कार्य का पर्यवेक्षण करेगी और अगले सत्र में इस संबंध में किए गए कार्य से सदन को प्रतिवेदन, अंतरिम प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित करेगी। अब माननीय सदस्यगण, समय मात्र 5 मिनट बचा है, तो शून्यकाल की शेष सूचनाएं पढ़ा हुआ मानते हुए शून्यकाल समिति को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही क्या है? भू माफिया के द्वारा डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी को गोली मारा गया था और इसके बाद पुलिस उनको खुद परेशान कर रही है। काल में